Hello student, myself Jagdish Singh, JDS sir, Physics faculty, Reliable Institute of Kota. And today we are going to discuss JEE Main क्वेश्चन पेपर जो 5 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है ना। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 25 क्वेश्चन है, इन विच 20 क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिंगल चॉइस एंड रिमेनिंग 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटीजर टाइप। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने। ये क्वेश्चन अगर पहले इस क्वेश्चन के टॉपिक के बारे में चले तो ये क्वेश्चन सिंपल एक मैथमेटिकल टूल से रिलेटेड है। इसमें कोई फिजिक्स टाइप वाली फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर यूज़ नहीं हो, सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ हुई है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो आपको डायग्राम दिख रहा है सामने। इस डायग्राम में एक बलून है जो कि मूव कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और इनिशियली जब वो h1 हाइट पर है तो ये गर्ल्स जो कि बी पोजीशन पर है और हॉरिजॉन्टली उसकी डिस्टेंस जो स्मॉल डी गिवन है वो इस बलून को ऑब्जर्व कर रही है, जिसका वर्टिकल से एंगल जो गिवन है 45 डिग्री। आफ्टर सम टाइम बलून एक्स्ट्रा h2 हाइट अटेन करता है और गर्ल्स अपनी पोजीशन को चेंज करके B से C पर आ जाती है, और B और C के बिटवीन जो गैप है वो भी गिवन है डायग्राम में, और जो वर्टिकल से एंगल है ना वो 60 डिग्री है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि h2 की वैल्यू क्या होगी, और साथ में आपको tan 30 डिग्री की वैल्यू 0.5774 कंसिडर करते हुए सवाल को सोल्व करना है। चलो डिस्कस करते हैं डायग्राम को लेते हुए। तो ये इनिशियल पोजीशन है गर्ल्स की, और जो बलून है वो यहाँ पर है। इसकी हाइट है h1 और ये डिस्टेंस आपको गिवन है स्मॉल डी, और ये लाइन इस टाइम वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल बना रही। ये एंगल 45 है। ओके, जब बलून एक्स्ट्रा h2 हाइट अटेन करेगा, सपोज यहाँ पहुँच गया और ये गैप गिवन है आपको कितना h2, उस टाइम गर्ल्स ने अपनी पोजीशन को B से चेंज करके C कर लिया। गर्ल्स यहाँ पर है, और ये जो गैप है वो गिवन है आपको 2.464 D। ओके, ये गैप आपको गिवन है, और ये लाइन अब वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पर है। सही, तो आपको पता करना है कि ये जो h2 होगा वो क्या होगा। तो सिंपल सवाल है। तो पहले अगर हम इस वाले ट्रायंगल को देखें तो क्योंकि ये एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 होगा, और tan 45 डिग्री इक्वल टू मैं लिखूँगा क्या, h1/d। तो यहाँ से हम जानते हैं tan 45 इक्वल टू 1 होता है, तो इक्वल टू 1, तो h1 इक्वल टू हो जाएगा कितना, स्मॉल डी की इक्वल। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है इसमें ये साइड टोटल हो गया h1 प्लस h2, और ये नेट साइड हो जाएगा d प्लस 2.464d। तो अगेन अगर हम वापस tan थीटा लगाएं तो ये वाला एंगल अगर मैं मानूँ तो 30 डिग्री मानूंगा, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू लिखूंगा मैं h1 प्लस h2 डिवाइड बाई ये साइड, और ये टोटल साइड हो जाएगी 3.464 इंटू स्मॉल डी। और tan 30 डिग्री की वैल्यू अगर सवाल पर चलें तो आपको पहले से गिवन है कितना, 0.5774, ये वैल्यू आपको गिवन है। सही, और इक्वेशन 1 से हमें पता लगा कि जो h1 की वैल्यू वो भी इक्वल है किसके, d के। तो मैं लिख दूंगा क्या, d प्लस h1 इक्वल टू लिखूंगा 0.5774 इंटू 3.464 इंटू डी। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 इंटू डी, 1.97 के आसपास वैल्यू आएगी, जिसको मैं 2d की इक्वल कंसिडर कर लूँगा। तो यहाँ से अगर हम ये h2 था, अगर h2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये अप्रोक्सीमेटली d की इक्वल आएगी, है ना। जो ऑप्शन है अपने पास उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पहले तो टॉपिक की बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, ये जो क्वेश्चन है साउंड वेव से रिलेटेड है और एक्सपेरिमेंटल रिलेटेड क्वेश्चन है। ट्यूनिंग फोर्क का क्वेश्चन है, रेजोनेंस जो कॉलम लेंथ हम फाइंड आउट करते हैं, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको दो रेजोनेंस लेंथ गिवन है 17 सेंटीमीटर और 24.5 सेंटीमीटर। देन फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोर्क फाइंड आउट करना। पहला रेजोनेंस हुआ 17.0 सेंटीमीटर पर और यूजिंग सेम ट्यूनिंग फोर्क। अगला जो हुआ है 24.5 सेंटीमीटर पर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो ये रेजोनेंस ट्यूब है। जब पहला एक्सपेरिमेंट हुआ है उस टाइम जो लेंथ गिवन है वो 17.0 सेंटीमीटर। हम जानते हैं ओपन एंड पर क्या बनेगा, प्रेशर का नोड, और वाटर लेवल वाला एंड जिसको हम क्लोज एंड भी मानते हैं वहाँ पर एंटी नोड बनेगा।
और जब फर्स्ट रेजोनेंस होगा उस टाइम अगर वेव देखें, स्टैंडिंग वेव, साउंड स्टैंडिंग वेव उस टाइप्स की होगी ना। और इन दोनों की बिटवीन गैप जो होता है वी नो दैट कि λ/4 होता है। तो λ/4 की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू है कितना, ये लेंथ, जो लेंथ आपको गिवन है 17 सेंटीमीटर। सही। चले अगला जब रेजोनेंस होगा नेक्स्ट टाइम, उस टाइम यहाँ पर नोड बनेगा, वो तो बनना ही है, और यहाँ पर एंटी नोड बनेगा, और इन बिटवीन नोड और एंटी नोड एक और नोड आ गया। तो एक तो फुल लूप होगा और एक हाफ लूप होगा। सही। और ये लेंथ पहले यहाँ जो लेंथ थी वो 11 यानी 17 सेंटीमीटर थी। अब ये जो लेंथ है L2 यानी जो आपको गिवन है वो 24.5 सेंटीमीटर गिवन है, 24.5 सेंटीमीटर। और वी नो दैट इन केस ऑफ नोड और एंटी नोड, नोड और नोड के बिटवीन जो गैप होता है वो λ/2 होता है, और नोड और एंटी नोड के बिटवीन जो गैप होता है वो λ/4 होता है। तो नेट गैप अगर निकालें तो वो 3 λ/4 हो गया। तो 3 λ/4 की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 24.5 सेंटीमीटर। सही। ये सिचुएशन, दोनों इक्वेशन का डिफरेंस ले लेते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से λ/2 की जो वैल्यू आएगी, λ/2 को क्या लिखूंगा मैं, 24.5 माइनस 17 सेंटीमीटर, जो इक्वल टू हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर के। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये लेमडा कैलकुलेट किया, पर सवाल में जो कंडीशन गिवन है उससे हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा रिलेशन है, वी नो डेट कि v इक्वल टू एफ लेमडा होता है। तो यहाँ से f की वैल्यू लिख दूंगा मैं v/, लेमडा, फिर f आपको पहले से गिवन है 330 इन मीटर पर सेकेंड, और लेमडा जो है सेंटीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 15 इंटू 10⁻⁻²। और फिर इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो निकल के आएगी वो 2200 हर्ट्ज। ये अपना आंसर आएगा, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। ना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है, रेक्टिलियर मोशन का सवाल है। इसमें आपको डायग्राम जो सवाल है वो आपके सामने है। और हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्मॉल g इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। व्हेन हेलीकॉप्टर एट स्मॉल h हाइट एक पैकेट रिलीज करता है, तो हमें पता करना है कि उस पैकेट को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ना। तो सिंप्लीफाई कर दें। इनिशियली हेलीकॉप्टर रेस्ट में, एंड व्हेन हेलीकॉप्टर एट स्मॉल h हाइट फ्रॉम ग्राउंड, हेलीकॉप्टर यहाँ पर है जो कि एक्सेलरेशन g से मूव कर रहा है। ओके। और इस टाइम ये पैकेट को रिलीज किया। पहले हम ये पता कर लेते कि इस पोजीशन पर हेलीकॉप्टर की स्पीड क्या होगी। मान लो कि इसकी स्पीड स्मॉल u के इक्वल है। तो u फाइंड आउट करने के लिए, और एक्सेलरेशन आपको कांस्टेंट गिवन है, इसलिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं थर्ड इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी अगर देखें तो u है, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से मोशन स्टार्ट हुआ हेलीकॉप्टर का तो 0 होगी। तो फाइनल वेलोसिटी u, तो u का स्क्वायर, इनिशियल 0 प्लस 2gh। तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी कितना, रूट में 2gh। सही। नाउ इस पोजीशन से हेलीकॉप्टर से एक पैकेट रिलीज किया, और जिस टाइम पैकेट रिलीज किया उस टाइम हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है u स्पीड से, तो डेफिनेटली जो पैकेट की स्पीड होगी वो भी u होगी। अब पैकेट का मोशन स्टार्ट होगा, और पैकेट का जो मोशन है अंडर ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन जो है हेलीकॉप्टर का उससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो रिलेशन तब तक रहता है जब वो बॉडी किसी के कांटेक्ट में होती। यहाँ पर हेलीकॉप्टर और पैकेट जो बॉडी है वो फ्री हो चुका है, इसलिए मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो ये पैकेट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में चलेगा इनिशियली, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इसकी u वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ हाइट अटेन करेगा, देन इट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और फाइनली ये मूव करता हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाके ग्राउंड को हिट करेगा। तो हमें इस पूरे मोशन का टाइम निकालना है, ये वाला टाइम पूरा कैलकुलेट करना है कितना होगा। और मोशन अंडर ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि इसमें कौन सी इक्वेशन यूज़ करें। मोशन अंडर ग्रेविटी दैट मीन्स मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें भी 3 इक्वेशन हमें जानते हैं। तो उसमें से कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट करें ताकि आसानी से आंसर निकल के आ जाए। तो मैं इक्वेशन 2 यूज़ कर रहा हूँ, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t²। एस यानी डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल पोजीशन है पैकेट की और ये फाइनल है। तो डिस्प्लेसमेंट देखें तो -s हो जाएगा, विथ साइन अगर यूज़ करें, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहा हूँ मैं ना। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल देखें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इक्वल टू हो जाएगा -h। कई बार स्टूडेंट सोचता है सर ये टोटल डिस्टेंस भी तो चला है, ये डिस्टेंस है नॉट अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली। तो ये इनिशियल पोजीशन है पैकेट की और ये फाइनल पोजीशन है, तो -h हो गया डिस्प्लेसमेंट विथ डायरेक्शन।
इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी विथ साइन यूज़ करें तो इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में तो डिस्प्ले वेलोसिटी तो रूट में 2gh इंटू टी, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन बनाई। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर माइनस का 2 रूट में 2gh रूट 2gh इंटू टी, और ये माइनस का 2h इक्वल टू 0। ओके, इसमें कोई ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ऑप्शन भी आपको ऐसा नहीं गिवन है कि न्यूमेरिकली वैल्यू निकालते हो सोल्व करना आपको, है ना। तो इसके लिए हमें सी धनाचार्य वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर ये ए है और ये टोटल बी है, माइनस बी अगर देखा जाए तो, और ये माइनस का सी है। तो माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस होके ये 2 रूट में रूट 2gh प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बी है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 8gh माइनस का 4a, a की वैल्यू g है, a c की वैल्यू माइनस का 2h है, तो टोटल मिलकर अगेन ये 8gh हो जाएगा, डिवाइड बाई 2a, जहाँ a की वैल्यू g की इक्वल है, और ये t की इक्वेशन बन गई अपनी, है ना। अब इसको सोल्व करते हैं। पहले ये रूट में 16gh हो जाएगा, 16 को रूट से बाहर लेंगे तो 4 बनेगा, और आगे सोल्व करते हैं तो ये t इक्वल टू बनेगा अपना t इक्वल टू 2 रूट में 2gh प्लस माइनस 4 रूट gh और डिवाइड बाई 2g। 2 को इन दोनों से डिवाइड कर देते हैं तो t इक्वल टू हो जाएगा, और g को इस रूट में इंक्लूड कर देते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट में 2h अपॉन g और ये प्लस 2 रूट में g अपॉन h, सॉरी h अपॉन g, ये इक्वेशन बनेगी। ओके, अब ये रूट h बाई जी और ये भी रूट h बाई जी इंटू रूट 2 भी है। रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो 1.414 प्लस 2 करूँगा तो 3.414 होगा। तो t की वैल्यू जो इक्वल टू होगी 3.414 इंटू रूट में h अपॉन जी। ये आंसर अपना आना चाहिए फाइनली अगर देखा जाए तो। और अगर ऑप्शन पर चले तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो 3.4 इंटू रूट h बाई जी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ना क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है। आपको नेचुरल लॉग आर और टाइम के बिटवीन ग्राफ गिवन है, वेयर आर इज एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियर सब्सटेंस। टोटल 3 ग्राफ्स गिवन है जहाँ ए और बी जो है न्यूक्लियर सब्सटेंस है। तो अगर हम ग्राफ को चेक करें तो ये नेचुरल लॉग आर और ये टी, ये ग्राफ ए का है, ये बी और ये सी, ये 10, ये 5 और ये 0, ये 2 और ये 6 है। ओके, और यहाँ पर एक पॉइंट और गिवन है 4। चले, हमें रेशो फाइंड आउट करना है किसका, हाफ लाइफ का। तो पहले हम अगर एक्टिविटी का इक्वेशन लिखें, आर इक्वल टू होता है आर नोट ई की पावर माइनस लेमडा इंटू टी, फिर आर नोट है इनिशियल एक्टिविटी, लेमडा जो है वो डी के कॉन्स्टेंट है। राइट साइड और लेफ्ट साइड अगर दोनों साइड हम नेचुरल लॉग लें तो नेचुरल लॉग आर इक्वल टू हो जाएगा नेचुरल लॉग आर नोट माइनस लेमडा इंटू टी, यानी नेचुरल लॉग आर इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस नेचुरल लॉग आर नोट। और अगर इसको कंपेयर करें तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, उसका ग्राफ होगा। और डायग्राम से दिख भी रहा है कि जो ग्राफ्स आपको गिवन है ए बी सी के, वो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर जो एम होगा, जिसको हम स्लोप बोलते हैं, स्लोप इक्वल टू जो होगा माइनस का लेमडा। वे लेमडा क्या है, डी के कॉन्स्टेंट। हमें हाफ लाइफ का रेशो फाइंड आउट करना है, तो जो टी हाफ होता है, टी हाफ इक्वल टू होता है नेचुरल लॉग 2 डिवाइड बाई लेमडा। तो सबसे पहले हम ए बी सी के लेमडा फाइंड आउट करेंगे, और लेमडा जो है माइनस लेमडा जो है वो ए बी सी ग्राफ के स्लोप है। तो अगर हम स्लोप के मैग्नीट्यूड निकालें तो वो लेमडा की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो सबसे पहले मैं अगर ए की बात करूँ तो लेमडा ए यानी स्लोप ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए ग्राफ इक्वल टू हो जाएगा 6/10। ये साइड 6 है और ये पूरी साइड 10 है, यानी इक्वल टू हो जाएगा 3/5। और यहाँ से टी हाफ निकालें तो हम लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हो जाएगा 5/3
और नेचुरल लॉग 2, सही। इसी तरह से अगर लेमडा बी निकाले, इसका मैग्नीट्यूड निकाले जो कि बी ग्राफ का स्लोप होगा, तो ये 6 है टोटल और ये 5 है, तो 6/5 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम टी हाफ ऑफ बी निकालें, ये हमने टी हाफ ऑफ ए निकाला था, वो इक्वल हो जाएगा कितना, 5/6 नेचुरल लॉग 2, सही। इसी तरह से लेमडा सी निकाले और इसका मैग्नीट्यूड निकाले, तो ये 2 है और ये 5 है, तो 2/5 होगा। और यहाँ से टी हाफ ऑफ सी निकाले तो इक्वल हो जाएगा 5/2 नेचुरल लॉग 2, सही। अब हम रेशो कंपेयर करते हैं, तो टी हाफ ऑफ ए रेशो टी हाफ ऑफ बी रेशो टी हाफ ऑफ सी फाइंड आउट करना है, जो कि 5/3 नेचुरल लॉग 2 रेशो 5/6 नेचुरल लॉग 2 और 5/2 नेचुरल लॉग 2, सही। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करके रेशो फाइंड आउट करें, इसका आंसर आएगा 2:1:3, ओके, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है ना। क्वेश्चन नंबर 5, पहले हम टॉपिक देखिए। क्वेश्चन 5 के सामने ये फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल है, सिंपल सवाल है। एक होलो स्फीयर है, इनर रेडियस कैपिटल आर एंड आउटर रेडियस कैपिटल आर एंड इनर रेडियस स्मॉल आर, और जस्ट सबमर्ज है फ्लोटिंग कंडीशन में, तो ये कंटेनर माना। और एक होलो स्फीयर है जो जस्ट इनसाइड लिक्विड है, इनर रेडियस है स्मॉल आर और इसका जो आउटर रेडियस है वो कैपिटल आर है, सही। इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी गिवन है, ग्रेविटी गिवन है, जो कि 27/8 है। तो रो इक्वल टू होगा रो ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय रो ऑफ लिक्विड, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। इसकी वैल्यू गिवन है आपको 27/8। तो हमें पता करना है कि स्मॉल आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर क्या होगी। इन केस ऑफ फ्लोटिंग कंडीशन mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो लिक्विड फोर्स लगाएगा बॉइंट फोर्स वो लगेगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। और फ्लोटिंग कंडीशन होने का मतलब है कि mg जो होगा इक्वल टू एफ बी के इक्वल आएगा। mg को लिखता हूँ मैं, mg को लिखूँगा मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वे डेंसिटी हो गया रो एस इंटू वॉल्यूम होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इंटू ए जी, ये टोटल mg हो गया। ना एफ बी को लिखूँगा लिक्विड की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड, जो कि सराउंडिंग वॉल्यूम होगा, यानी 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू जी। ये 4/3 पाई और जी कैंसिल आउट हो जाएंगे। और रो एस अपॉन रो एल की वैल्यू 27/8 गिवन है आपको, तो ये हो गया 27/8 इंटू ब्रैकेट में आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब, ओके। और यहाँ से अगर हम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर निकालें तो ये इक्वल टू होगा 19 की पावर 1/3 डिवाइड बाई 3, ओके। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू 19 की पावर 1/3 इक्वल टू होता है 2.64। ये थोड़ा आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। और डिवाइड बाई 3, तो ये स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू आएगा 0.88। और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 0.88 को 8/9। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू 8/9, यानी स्मॉल आर की वैल्यू होगी 8/9 इंटू कैपिटल आर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है ना। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने, ये केटीजन थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड सवाल है। इसमें आपको प्रेशर और वॉल्यूम के बिटवीन ग्राफ गिवन है। तो अगर हम ग्राफ को देखें, पीवी ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, ये 2 ग्राफ गिवन है और दोनों आइसोथर्मल वाले ग्राफ है। इसका टेम्परेचर T1 है और इस वाले का टेम्परेचर T2 है, वे T1 ग्रेटर देन T2 है, ओके। एक प्रोसेस है ए से डी वाला, ये ए से डी वाला प्रोसेस है। एक प्रोसेस है ए टू बी और एक प्रोसेस है ए टू सी। यहाँ ई ए बी, ई ए सी और ई ए डी का मीनिंग है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहले हमें रिलेशन निकालना है कि इंटरनल एनर्जी में रिलेशन क्या होगा इन ए प्रोसेस ए बी, ए सी एंड ए डी।
तो इंटरनल एनर्जी में चेंज जो होता है वो अगर सपोज ई से डिफाइन करूँ मैं, वो इक्वल टू होगा F/2 NR डेल्टा टी, वेयर F है डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, ओके। और आइडियल मोनोटोमिक गैसेस F की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3/2 NR डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा टी है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सबका इनिशियल पॉइंट ए है जो T2 टेम्परेचर पर है, और सबका फाइनल पॉइंट जो है वो T1 टेम्परेचर पर, इसलिए डेल्टा टी की वैल्यू सब प्रोसेस के लिए इक्वल होगी। तो इसलिए तीनों प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल आएगा, सही। तो अगर ऑप्शन से देखें तो अपना आंसर आ चुका है, इसे देखा जाए तो फर्स्ट आंसर आ गया, क्योंकि तीनों में ही केवल इंटर एनर्जी में चेंज इक्वल गिवन है। वर्क डन को भी चेक कर लेते हैं। पहले हम ए बी वाले प्रोसेस की बात करें तो ए बी प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो WAB जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन का साइन पॉजिटिव होगा। प्रोसेस नंबर AC की अगर बात करें तो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर देखा जाए तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो WAC की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी। और प्रोसेस नंबर 3 में देखिए तो गैस को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। अगर वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो अगर मुझे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट नहीं करी, ओनली कंपेयर करना विथ साइन से, तो A से D वाले प्रोसेस में क्योंकि वॉल्यूम को हम डिक्रीज कर रहे हैं, गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, इसलिए वर्क डन का जो साइन होगा A to D वाला वो लेस देन 0 आएगा, ओके। तो इसलिए आंसर आना चाहिए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड सवाल है। इसमें एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें नेट चार्ज इनिशियली अगर देखें रेडियस कैपिटल R, नेट चार्ज कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, और एक पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है, चार्ज स्मॉल q है, इससे सेपरेट हुआ है यहाँ से, मास m है और चार्ज स्मॉल q है इस स्फीयर से। और जब ये इस पोजीशन से y डिस्टेंस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा होगा, इस टाइम इसकी स्पीड सपोज v की इक्वल है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि v क्या होगा, सही है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम चार्ज पार्टिकल पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो चार्ज पार्टिकल इनिशियल इस पोजीशन पर था, और एक और हिंट जो सवाल में गिवन है, जब ये चार्ज पार्टिकल इस स्फीयर से सेपरेट होगा तो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में किसी टाइप से कोई भी चेंज नहीं आया। तो मैं इस स्मॉल m मास और स्मॉल q चार्ज पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, है ना। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं इस लाइन को रेफरेंस मानूंगा ना। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखे सबसे पहले ग्रेविटी वाली, तो हो जाएगी mgy, और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखे ये होगा KQ स्मॉल q अपॉन कैपिटल R, ओके। अब मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है ना। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा मैं, अब चार्ज पार्टिकल इस पोजीशन पर है तो इसको लिखूंगा मैं KQ अपॉन R प्लस Y, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं Q से, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½ mv², सही। और फिर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से v² इक्वल टू होगा 2gy प्लस 2kq स्मॉल qy डिवाइड बाई mr प्लस y, ये इक्वेशन बनेगी जो कि हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है, सही। ये फाइनल आंसर आ जाएगा इसका ना। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने, ये क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, फोटो डायोड की बात कर रहे हैं। पहले तो हम समझे कि फोटो डायोड को हम सर्किट में किस टाइप से कनेक्ट करते हैं। उसको अगर बाइसिंग देंगे तो फोटोफायर जनरली रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में कनेक्ट होता है। तो और इसका IV ग्राफ अगर कंपेयर फ्लोट करें तो ये I और V के बिटवीन ग्राफ है, और ये -I होगा और ये -V होगा। नाउ फोटो डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बाइस, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो नेगेटिव होगा, करंट भी नेगेटिव होगी। करंट का जो ऑर्डर होता है इन केस ऑफ रिवर्स बाइस वो माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का होता है, और अगर डायग्राम को देखें तो इस टाइप से फोटो डायोड में करंट होगी। तो पहले करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंड फाइनली फिर सेचुरेशन लेवल को अटेंड करेगी, यानी करंट कांस्टेंट हो जाएगी। तो ऑप्शन को अगर देखें, जो हमने पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन गिवन है इंक्रीज इनिशियली एंड सेचुरेटेड फाइनली, सही बात है, पहले इंक्रीज हुआ देन सेचुरेटेड हुआ, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ऑप्शन नंबर 2 को भी देख लेते हैं, इंक्रीज इनिशियली इंक्रीज हुआ है एंड आफ्टर अटेन सर्टन वैल्यू इट डिक्रीज, कुछ वैल्यू अटेन करने के बाद डिक्रीज हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इंक्रीज लिनियरली, ये भी गलत हो गया, एंड रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 फाइनली राइट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड सवाल है। हमें V और U, जहाँ V क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम कॉन्केव लेंस और U है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉन्केव लेंस, इसका ग्राफ प्लॉट करना है।
तो हमें वी और यू के बिटवीन ग्राफ जो ऑप्शन में गिवन है उसे डिसाइड करना है कि कौन सा ग्राफ राइट होगा। ओके, और एक चीज़ जो ब्रैकेट में सवाल में लिखी हुई है कि u इक्वल टू वी इज द रेफरेंस लाइन। ओके, तो ये रेफरेंस लाइन है v इक्वल टू यू वाली, सही है। कॉन्केव लेंस की बात करें तो हम जानते हैं कॉन्केव लेंस क्या करता है, रियल का ओनली वर्चुअल इमेज बनाता है ना। तो ये रियल ऑब्जेक्ट की ओनली वर्चुअल इमेज बनाएगा, और रियल ऑब्जेक्ट की जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा क्या होती है, स्मॉल साइज़ की बनती है ना। तो स्मॉल साइज़ की बनने के कारण अगर हम मैग्नीफिकेशन की अगर बात करें m इक्वल टू होता है v बाई यू। ओके, तो स्मॉल साइज इमेज बनने के कारण v बाई यू जो होगा है ना, जो इस ग्राफ को एक तरह से देखा जाए तो स्लोप है, वो हमेशा लेस देन 1 रहेगा, सही। और ये जो लाइन है यहाँ पर क्या है, इक्वल टू 1 है, और इक्वल टू 1 केवल तभी आ सकता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, पोल पर हो। जहाँ v इक्वल टू 0 होगा तो u इक्वल टू भी 0 होगा, सही। अदरवाइज हमेशा क्या होगा, जो v की वैल्यू लेस देन u रहेगी। तो ग्राफ देखें तो ग्राफ इस लाइन के इस साइड नहीं जा सकता कभी भी, इस साइड ही रहेगा ग्राफ, सही। क्योंकि v कभी भी u से ग्रेटर देन नहीं होगा, ज़्यादा ज़्यादा इक्वल हो सकता है वो भी जब ऑब्जेक्ट को हमने पोल पर रखा है। तो पहले ऑप्शन को अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 1 में ग्राफ को इस साइड बना रखा जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर 2 में भी इसी साइड बना रखा, वहाँ भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 में भी इसी साइड बना रखा, वहाँ भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन ऐसा बचा जिसमें ग्राफ जो होगा इस रेफरेंस लाइन के इस साइड होगा। और जब जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएंगे तो उस केस में ऑब्जेक्ट क्या होगा, इमेज जो होगी वो फोकस की तरफ आएगी। तो ग्राफ ऐसा आना चाहिए, ये पॉइंट f हो जाएगा। व्हेन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ कॉनकेव लेंस इक्वल टू इनफाइनाइट, देन डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ कॉनकेव लेंस इज इक्वल टू f। तो अपना आंसर आया 4th आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th अगर देखा जाए तो अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड है। इसमें हमें सवाल में गिवन है कि इलेक्ट्रिक पावर लाइन हैविंग टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम डिलीवर 1 किलोवाट पावर एट 220 वोल्ट, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज अप्रोक्सीमेटली फाइंड आउट करना है। यानी किसी टाउन को एक तरह से देखा जाए तो 1 किलोवाट पावर सप्लाई करनी है, तो उसके लिए हमें बाई पावर प्लांट तक कितनी पावर सप्लाई करनी होगी पहले उसको चेक करते हैं। तो जो लाइन है उसका रेजिस्टेंस गिवन है, ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस जो गिवन है वो कैपिटल R इक्वल टू 2 ओम है, और सब वोल्टेज जो है लाइन का वो V इक्वल टू 220 वोल्ट है। अगर सपोज इसमें I करंट फ्लो हो रहा है तो हम पहले I निकाल लेते हैं, और टोटल कितनी पावर सप्लाई करनी है हमें, P इक्वल टू 1 किलो वाट एंड 1000 वोल्ट पावर सप्लाई करनी है, और किस वोल्टेज पर, 220 वोल्ट पर। तो जो करंट होगा वो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन P, सॉरी P अपॉन V, सही है। पावर इक्वल टू V इंटू I होता है। देन P इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई V 220, तो यहाँ से I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 50/11 एम्पियर हो जाएगा। और जब करंट फ्लो होगा तो I स्क्वायर R से एक पावर लॉस भी होगा। तो जो पावर लॉस हुआ है उसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो पावर लॉस को लिखूंगा मैं I स्क्वायर इंटू R 50/11 का होल स्क्वायर इंटू 2, सही। ये वो पावर लॉस है जो ड्यू टू करंट लॉस और ड्यू टू रेजिस्टेंस लॉस हुआ है। तो टोटल नेट अगर देखा जाए तो कितनी पावर सप्लाई करना पड़ेगा, अगर 1000 वोल्ट पावर की रिक्वायरमेंट है तो 1000 तो मिलना चाहिए, साथ में लॉस वाली पावर भी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो 50/11 का होल स्क्वायर इंटू R, वेर R की वैल्यू 2 गिवन थी। ये टोटल पावर सप्लाई है, यानी इनपुट एक तरह से देखा जाए तो। और हमें आउटपुट जो लेके आना है वो 1000 लेके आना, तो इफिशिएंसी इक्वल टू लिखूंगा आउटपुट अपॉन इनपुट। देन आउटपुट इक्वल टू है कितना, 1000, और इनपुट इक्वल टू है 1000 प्लस 50/11 का होल स्क्वायर इंटू R। और जो ऑप्शंस गिवन है वो परसेंटेज में, तो जो कैलकुलेशन होगा परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 भी कर देंगे, और यहाँ से परसेंटेज एफिशिएंसी निकालेंगे तो इक्वल टू आएगा 96%। R की वैल्यू 2 की इक्वल है। ओके ना। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, ये अगेन साउंड वेव से रिलेटेड है। इसमें गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड बाय साउंड वेव, डिस्प्लेसमेंट फर्दर डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड v, डेंसिटी ρ, फ्रीक्वेंसी f,
और डेल्टा पी प्रेशर एम्पलीट्यूड जो गिवन है आपको 10 पास्कल है, स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड है, डेंसिटी 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है। तो एस का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो प्रेशर एम्पलीट्यूड जो होता है, प्रेशर चेंज एम्पलीट्यूड इक्वल टू होता है बी के एस नोट, जब बी है क्या बल्क मॉडुलस, के क्या वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, और एस नोट है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड को लिखूंगा मैं डेल्टा पी अपॉन बी के, और स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो रूट में बी अपॉन रो होता है। तो यहाँ से अगर बी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वी स्क्वायर इंटू रो हो जाएगा, और के जो होता है वो ओमेगा अपॉन वी होता है। इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एस नोट इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई बी, बी को लिखूंगा मैं रो इंटू वी स्क्वायर, और के को लिखूंगा ओमेगा अपॉन वी, और एक स्पीड से स्पीड कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फाइनल इक्वेशन बना कि एस नोट जो होगा वो डेल्टा पी अपॉन रो वी इंटू ओमेगा होगा। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा पी यानी प्रेशर चेंज एम्पलीट्यूड गिवन है वो 10 पास्कल है, डेंसिटी 1 है, स्पीड जो है 300 है, और इंटू 2 पाई एफ, ओमेगा को लिखूंगा 2 पाई इंटू एफ, और एफ की वैल्यू 1000 गिवन है। ओके, और यहाँ से अगर सब वैल्यू को पुट करने के बाद वैल्यू निकालेंगे, आंसर हमें मिलीमीटर के ऑर्डर में निकालना है। तो एस नोट की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल टू होगा 0.005 mm अप्रोक्सीमेटली अगर देखा। और ऑप्शन को अगर कंपेयर करें तो सेकंड वाला ऑप्शन जो 3/100 mm है वो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो राइट होगा। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो सिंपल कैलोरीमेट्री से रिलेटेड सवाल है। बुलेट जो जिसका मास गिवन है 5 ग्राम, स्पीड ऑफ बुलेट है 210 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक है फिक्स वुडन टारगेट, one half of its kinetic energy converted into heat and while other half is converted into heat in a wood। तो हमें फाइंड आउट करना है कि टेम्परेचर बुलेट क्या होगा, और स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल लेवल है 0.03 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और आपको यूनिट को ध्यान रखते हुए 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁻⁷ अर्ग्स लेना है। सही, चलिए। तो जो सवाल है उसमें पहले से हिंट गिवन है कि जो बुलेट का जो काइनेटिक एनर्जी है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक तो वुडन ब्लॉक को मिला है और दूसरा खुद बुलेट को मिला है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है 12 mv स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी था। इसका 50% इसको खुद को मिला है, तो 50% यानी 1/2, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, थर्मल एनर्जी यानी हीट में, और वो हीट क्या कर रही है, इसका टेम्परेचर चेंज कर रही, तो इसको इक्वल टू लिख दूंगा मैं ms डेल्टा टी, जहाँ मास एस स्पेसिफिक हीट है और डेल्टा टी जो चेंज इन टेम्परेचर जो कि आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा टी की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एस। ओके, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डेल्टा टी इक्वल टू वी इक्वल टू गिवन है 210, तो 210 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू एस। अब एस को हमें एम के एस की यूनिट में रखना है। एस की जो वैल्यू गिवन है आपको 0.03 कैलोरी पर ग्राम है, तो पहले इसको मैं ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करूँगा, तो 0.03 10⁻³ हो जाएगा। फिर इसको मैं कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करूँगा, जो 4.2 हो जाएगा। यूनिट को ध्यान में रखें, देखें तो सही। तो यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू आएगी क्या, 210 का होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू 30 इंटू 4.2, और जब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगा 87.5 डिग्री। ना क्वेश्चन नंबर 13, अगेन ये केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड सवाल है। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम गिवन है 4 सेंटीमीटर क्यूब, और परफेक्ट मोनो एटोमिक गैस एट टेम्परेचर टी। प्रेशर गिवन है 2 सेंटीमीटर मर्क्यूरी, और साथ में एक और चीज़ गिवन है कि मीन काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 इंटू 10⁻⁻14 अर्ग है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन अगर आइडियल गैस की इक्वेशन लिखे तो पी वी इक्वल टू nRT होता है। ओके, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो एन को लिखूंगा मैं नंबर ऑफ मोल को पी वी अपॉन आर टी। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू हो जाएंगे कैपिटल एन, सपोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो हो जाएंगे एन इंटू एन ए, क्योंकि इन 1 मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एन ए के इक्वल। तो
तो कैपिटल एन इक्वल टू लिखूंगा मैं पी वी इंटू एन ए और डिवाइड बाई आर टी। ओके, अब हमें टेम्परेचर नहीं गिवन है, पर इसके लिए एक हिंट गिवन है कि मीन काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। मोनो एटॉमिक गैस है तो मीन काइनेटिक एनर्जी हाफ 3 kT/2 होती है, जहाँ टी टेम्परेचर और के क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो आपको गिवन है वो 4 × 10⁻⁻14 अर्ग है। आपको यूनिट का ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर फाइंड आउट करना है, नंबर हमेशा यूनिट लेस होता है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, KT की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। और एक और चीज़, ये जो R/Na होता है, ये जो R/na जो होता है वो K के इक्वल होता है। तो मैं ये जो n की इक्वेशन इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, तो PV और ये R/na को मैं K यानी ये KT हो जाएगा, ये सही है। अब यहाँ से हम KT की वैल्यू फाइंड आउट करें और इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, साथ में प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है। प्रेशर जो है वो इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी लेवल है, और लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो ρGH होता है। तो प्रेशर को लिखूंगा मैं क्या, ρGH इंटू वॉल्यूम और डिवाइड बाई KT। अब वैल्यू पुट करें। डेंसिटी जो गिवन है आपको मर्क्यूरी की वो 13.6 है, जी की वैल्यू 980 लेनी है, और हाइट है 2 सेंटीमीटर में रख रहा हूँ। वॉल्यूम जो गिवन है आपको वो 4 है सेंटीमीटर क्यूब में, डिवाइड बाय KT की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8/3 × 10⁻⁻14, सही। और फिर सबको मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली जो निकल के आएगा n = 3.99 × 10⁻18, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है ना। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो EMF का सवाल है। इसमें आपको एक स्क्वायर लूप गिवन है, साइड 2 है, कैरिंग करंट I केप्ट इन XZ प्लेन, इट्स सेंटर एट ओरिजिन, अ लॉन्ग वायर कैरिंग करंट सेम करंट I। तो डायग्राम अगर बनाए तो ये X है और ये Y है और ये Z है, और एक स्क्वायर लूप XZ प्लेन में रखा हुआ है, ये स्क्वायर लूप हो गया। इसका साइड 2A के इक्वल है और सेंटर ओरिजिन है, और Z एक्सेस के पैरेलल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, B, A एक करंट कैरिंग वायर है, वेरी लॉन्ग, ये वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है फ्रॉम +∞ टू -∞, और इसमें भी I करंट फ्लो हो रहा है, और साथ ही साथ इसमें भी I करंट फ्लो हो रहा है। ओके, स्क्वायर इसका साइड 2A के इक्वल है। ये जो सेंटर से डिस्टेंस है इस वायर का, करंट कैरिंग वायर का, वो B के इक्वल है, ये डिस्टेंस B के इक्वल हो जाएगा। और कंडीशन गिवन है कि B इज़ वेरी 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 लार्ज कंपेयर टू A, सही ना। हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम इक्वेशन देखें टॉर्क की, तो टॉर्क इक्वल टू होता है M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। टॉर्क वेक्टर इक्वल टू होता है M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, वेर M क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। हमें पता करना है कि इस लूप पर कितना टॉर्क लगेगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसका M लिखूं तो M इक्वल टू होता है INA, I करंट, N नंबर ऑफ लूप्स, A एरिया। तो यहाँ से अगर हम M निकालें तो करंट तो हो गया I, नंबर ऑफ लूप 1 है तो 1, एरिया हो जाएगा 4A², और B है मैग्नेटिक फील्ड, और ये B जो डिस्टेंस है, स्मॉल B जो डिस्टेंस है इस वायर का लूप से, वो वेरी लार्ज है। तो हम मान सकते हैं कि इस पूरे पोर्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। और B की अगर वैल्यू फाइंड आउट करो तो B की इक्वेशन होता है वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के लिए μ0 I/2πr, वेर R की वैल्यू B स्मॉल b की इक्वल होगी। एंगल भी चेक कर लेते हैं। जो M वेक्टर होता है उसका जो डायरेक्शन अगर देखें, मान लो तो ये जो करंट है इसकी डायरेक्शन में अगर हम फिंगर को रोटेट करें तो ऊपर आ रहा है, और यहाँ से अगर हम B वेक्टर की डायरेक्शन देखें तो इधर आ रहा है। यानी B वेक्टर जो आ रहा है वो X एक्सिस के अलोंग आ रहा है अगर इस करंट के अकॉर्डिंग देखें तो, और M वेक्टर Y एक्सिस के अलोंग आ रहा है। इसका इन बिटवीन एंगल M और B के बिटवीन जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल टू होगा MB sin थीटा यानी MB sin 90 डिग्री। तो टॉर्क इन मैग्नीट्यूड इक्वल टू हो जाएगा I इंटू 4A² इंटू B जो कि μ0 I/2πb होगा। तो फाइनल रिजल्ट आएगा टॉर्क इन मैग्नीट्यूड इक्वल टू μ0 इंटू 4A इंटू I²
डिवाइड बाई 2πb। इसको और आगे भी सोल्व कर सकते हैं। टॉर्क इक्वल टू 2μ0 I स्क्वायर ए स्क्वायर था ए स्क्वायर डिवाइड बाई πb। ओके, और अगर हम ऑप्शन पर चले तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है ना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एरर से रिलेटेड है। आपको जेड में एरर फाइंड आउट करना है। ए बी सी डी में एरर गिवन है और इक्वेशन जो जेड है वो है जेड इक्वल टू ए स्क्वायर बी की पावर 2/3 डिवाइड में रूट सी और डी क्यूब। ये इक्वेशन ऑफ जेड गिवन है और हमें पता करना है कि जेड में एरर क्या होगी। तो अगर हम एरर फॉर्मूला यूज़ करें तो डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू लिखूंगा मैं 2DA अपॉन ए प्लस 2/3 DB अपॉन बी। ऐसे तो माइनस आना चाहिए पर एरर में कभी नेगेटिव साइन नहीं आता, इसलिए मैं ये जो सी की पावर ऊपर जगह इन्वर्स लेंगे तो माइनस का 1/2 बनेगी, उसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे तो प्लस 1/2 DC अपॉन सी। और लास्ट है अपना डी, इसमें भी नेगेटिव आएगा प्लस को मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूंगा तो प्लस 3D अपॉन डी। ये हमने फॉर्मूला तैयार किया। अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं, दोनों राइट साइड लेफ्ट साइड हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। तो सीधी वैल्यू में परसेंटेज में पुट कर रहा हूँ तो 2 इंटू DA अपॉन ए इंटू 100 यानी एरर इन ए परसेंटेज जो आपको गिवन है कितना 2, ये 2% हो गया। नाउ 2/3 बी में जो एरर गिवन है वो 1.5 है तो ये हो गया 1.5% प्लस 1/2। सी में जो एरर गिवन है वो 4% है और फाइनली जो डी में एरर गिवन है वो है कितना 2.5%। और जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और सम लेंगे तो फाइनली ये होगा 14.5%। सही। ना क्वेश्चन नंबर 16, ये सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। अ गैलोनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। तो ये गैलोनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस जी की इक्वल है। इसके सीरीज में एक R1 रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और इसको हमने एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिया और जिसकी रेंज है फ्रॉम 0 to 1 वोल्ट। सही। देन इसने आगे क्या लिखा है कि एक्स्ट्रा एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है R2 मान लेते हैं ताकि ये 0 से 2 वोल्ट मीटर के रेंज के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो। तो सबसे पहले अगर हम पहले वाले स्टेप के लिए इक्वेशन लिखें तो वोल्ट मीटर V फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IG। ये करंट थ्रू गैलोनोमीटर है IG ब्रैकेट में, ये दोनों सीरीज में तो G प्लस R1 और ये इक्वल टू 1 वोल्ट है, V की वैल्यू 1 वोल्ट है। अब इस गैलोनोमीटर के सीरीज में एक और एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया, R1 तो कनेक्ट है सही, एक और रेजिस्टेंस R2 कनेक्ट किया ताकि इसकी रेंज चेंज होकर 0 से 2 वोल्ट हो जाए। सही। तो अगेन अगर हम इक्वेशन लिखें तो V इक्वल टू IG ब्रैकेट में G प्लस R1 प्लस R2, ये इक्वेशन बनेगी और इस टाइम V की वैल्यू 2 के इक्वल है। सही। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं ताकि IG जो करंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से G प्लस R1 प्लस R2 डिवाइड बाई G प्लस R1 ये इक्वल टू 2 आएगा। तो G प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू हो जाएगा 2G प्लस 2R1। सही। और ये G प्लस R1 को इधर शिफ्ट कर दें तो R2 इक्वल टू आएगा क्या G प्लस R1। ये R2 की वैल्यू आनी चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमें गिवन है। ना क्वेश्चन नंबर 17, ये रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से रिलेटेड सवाल है। इसमें एक व्हील है जो रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस एक्सिस के अबाउट इसका आई गिवन है हमें, यानी आई बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। अब एक एक्स्ट्रा डिस्क जिसका आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 आई है, इसको स्लोली इसके ऊपर रख देते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितना फ्रैक्शनली काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। फ्रैक्शनली काइनेटिक एनर्जी का लॉस फाइंड आउट करने का मतलब है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो जब एक्स्ट्रा डिस्क को उसके ऊपर रखेंगे तो कॉमन एंगुलर वेलोसिटी सपोज ओमेगा डैश हो गई। इस वाले डिस्क का आई 3 आई है और इस वाले डिस्क का आई है और ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है। तो हमें ये पहले पता करना पड़ेगा कि फाइनली जब ये
कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेंगे तो फिर वो कॉमन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा, एंगुलर मोमेंटम होता है फॉर प्योर रोटेशनल मोशन के लिए आई इंटू ओमेगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा ओनली आई इंटू ओमेगा। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखें, दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो टोटल आई हो जाएगा 3i प्लस आई यानी 4i और इंटू ये ओमेगा डेज। तो यहाँ से ओमेगा डेज की वैल्यू आएगी ओमेगा बाई 4। तो आफ्टर देन व्हेन दे मूव विथ कॉमन एंगुलर वेलोसिटी जो होगी ओमेगा बाई 4। नाउ काइनेटिक एनर्जी का लॉस फाइंड आउट करते हैं। तो पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ मैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, फॉर्मूला होता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा मैं, हाफ टोटल आई हो गया 4i और कॉमन एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा बाई 4, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये इक्वल टू हो जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर बाई 8। और यहाँ से अगर हम लॉस फाइंड आउट करें तो इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। डेल्टा के ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब है लॉस, यानी इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल। ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी थी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और फाइनल है आई ओमेगा स्क्वायर बाई 8 और डिवाइड बाई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली अगर देखें तो वैल्यू जो निकल के आएगी वो 3/4 हो जाएगी। सही, तो यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो 1 माइनस 1/4 यानी इक्वल टू होगा 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है ना। क्वेश्चन नंबर 18, ये सवाल आपके सामने, ये ग्रेविटेशन से रिलेटेड सवाल है। वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h/2 इक्वल टू गिवन है आपको g1। तो सबसे पहले समझे कि हाइट के साथ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन किस टाइप से चेंज होता है। तो g इक्वल टू होता है g कैपिटल M डिवाइड बाई r प्लस स्मॉल h का होल स्क्वायर। और ये g जो g1 गिवन है हाइट r/2 पर, इक्वल टू हो जाएगा g कैपिटल M डिवाइड बाई r प्लस r/2 का होल स्क्वायर इन इक्वल टू होगा 4g कैपिटल M डिवाइड बाई 9r स्क्वायर। सही, नाउ आगे क्या लिखा हुआ इन्होंने, इफ इट इज अगेन इक्वल टू g1 एट डेप्थ d बिलो सरफेस ऑफ अर्थ। तो बिलो अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ अगर g की इक्वेशन लिखें तो g इक्वल टू होता है g कैपिटल M अपॉन r क्यूब ब्रैकेट में r माइनस स्मॉल d, जहाँ स्मॉल d क्या है, डेप्थ ऑफ पॉइंट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। और ये इक्वल टू भी g1 है, यानी दोनों वैल्यू इक्वल दे रखा है। तो दोनों को अगर इक्वल करें तो 4g कैपिटल M अपॉन 9r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा g कैपिटल M अपॉन r क्यूब ब्रैकेट में r माइनस स्मॉल d। और हमें d अपॉन स्मॉल d अपॉन कैपिटल R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये gm से gm कैंसिल आउट हो गया और एक r स्क्वायर से r स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और फाइनली इक्वेशन को सोल्व करें तो हो जाएगा 4 कैपिटल R इक्वल टू होगा 9 कैपिटल R माइनस 9 स्मॉल d। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो 9 स्मॉल d इक्वल टू हो जाएगा 5 कैपिटल R। तो d अपॉन कैपिटल R की वैल्यू आएगी कितनी, 5/9। तो आंसर आना चाहिए 5/9, जो कि 4th वाले ऑप्शन में गिवन है ना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड सवाल है। इलेक्ट्रॉन जो कि है मूव कर रहा है 0.1 c स्पीड से, जहाँ सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आपको गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक वेव होती है उसकी इक्वेशन आपको गिवन है। हमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड अगर लिखें मैक्सिमम, वो QV इंटू बी होगा, जहाँ Q क्या चार्ज है, V स्पीड है और B क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करें तो जो इक्वेशन आपको गिवन है इलेक्ट्रिक वेव की वो है 30 JK साइन 1.5 इंटू 10⁻⁷t माइनस 5 इंटू 10⁻⁻2 x वोल्ट पर मीटर। ये इक्वेशन आपको गिवन है। यहाँ से मैं ये E मैक्सिमम फाइंड आउट कर लूँगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट मुझे तो B मैक्स फाइंड आउट करना है। तो एक रिलेशन होता है कि E अपॉन B जो होता है वो इक्वल टू C की इक्वल होता है। तो E मैक्स अपॉन B मैक्स इक्वल टू C यानी स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर मैं B फाइंड आउट करूँ तो B को लिख दूंगा मैं E/C, फिर E इक्वल टू है 30
और c इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁸। तो अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें b की तो 1 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया ना। आप सबकी वैल्यू इस फोर्स की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो F इक्वल टू लिखूंगा Q का मतलब है चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू v स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 0.1 c गिवन है 0.1 इंटू सी, जहाँ c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ एंड b अभी फाइंड आउट किया 10⁻⁷। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा वो होगा 4.8 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये कैपेसिटर से रिलेटेड सवाल है। तो कैपेसिटर गिवन है C और 2C जिनको V और 2V वोल्ट से चार्ज किया है। देन दे आर कनेक्टेड टुगेदर, और इस टाइप से कनेक्ट किया कि एक का पॉजिटिव प्लेट दूसरे के नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है। तो हमें फाइनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम फाइंड आउट करना है। तो ये दो कैपेसिटर आपको गिवन है, C1 इक्वल टू C है और V1 इक्वल टू V है। इसी तरह से एक और कैपेसिटर है C2 इक्वल टू 2C है और V2 इक्वल टू 2V है। और इन दोनों को जब आपस में हम कनेक्ट करेंगे तो पूरे सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो और कंडीशन गिवन है कि एक का पॉजिटिव प्लेट दूसरे के नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड हो। सही। तो मान लो कि C2 का पॉजिटिव प्लेट C1 की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर रहा हूँ, और जब हम जानते हैं इनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा। तो सपोज वो कॉमन पोटेंशियल अगर V0 है तो V0 इक्वल टू होता है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, जहाँ V1 V2 को विथ साइन पुट करना है। तो साइन के लिए हमने ये डिसाइड किया कि C2 की पॉजिटिव प्लेट और C1 की नेगेटिव प्लेट, इसलिए V2 को मैं एज ए पॉजिटिव और C1 को V1 को एज ए नेगेटिव पुट करूँगा। तो V0 इक्वल टू क्या लिखे, C1 तो हो गया C, V1 हो गया माइनस V प्लस C2 हो गया 2C और V2 हो गया प्लस का 2V डिवाइड बाय टोटल C1 प्लस C2 जो कि 3V होगा। और यहाँ से V0 निकालेंगे तो इक्वल टू V आ जाएगा। सही है। बट हमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो U इक्वल टू लिखूंगा, दोनों का पोटेंशियल सेम है तो हाफ CV² तो फर्स्ट वाले C1 के लिए प्लस हाफ 2CV² सेकेंड वाले के लिए तो 3/2 CV²। ये अपना U आएगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। सही। ना क्वेश्चन नंबर 21 जो कि इंटीजर सवाल है वो आपके सामने। ये सवाल EMI से रिलेटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। दो सर्कुलर कॉइल गिवन है आपको C1 C2 इस टाइप से अरेंज किया है। ये C1 है और ये C2 है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, जहाँ N1 की वैल्यू है कितना 500, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है N2 है और N2 की वैल्यू है 200। इनकी रेडियस भी गिवन है। इनर वाले की रेडियस है 1 सेंटीमीटर और आउटर की रेडियस है 20 सेंटीमीटर, जिसको मैं कैपिटल R और इस वाले को स्मॉल r कंसिडर करता हूँ। आउटर यानी C2 में करंट फ्लो हो रहा है I, और करंट की इक्वेशन है I इक्वल टू 5t² माइनस 2t प्लस 3। टाइम डिपेंडेंट करंट फ्लो कर रहा है। हमें निकालना क्या है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर इंड्यूस EMF की वैल्यू इन C1 फाइंड आउट करना है। तो देखो जब इस आउटर C2 में करंट फ्लो होगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड से जो फ्लक्स होगा वो C1 में लिंक होगा। तो फ्लक्स की बात करें सबसे पहले तो फ्लक्स होता है B इंटू A इंटू कोस ऑफ थीटा, जहाँ एंगल थीटा क्या है, एंगल है बिटवीन A और B, और B होगा C2 का, एरिया होगा C1 का। तो मैं फ्लक्स की इक्वेशन लिखता हूँ। फ्लक्स इक्वल टू लिखूँगा, पहले B की इक्वेशन लिखें तो μ0 N2 I डिवाइड बाई 2 कैपिटल R, ये B हो गया, इंटू एरिया लिखूँगा मैं पाई स्मॉल r² इंटू N1। ये पाई r² तो एक लूप का एरिया, टोटल नंबर ऑफ लूप से N1 और एंगल की बात करें तो 0 डिग्री बन रहा है तो कोस 0 डिग्री। तो फ्लक्स की इक्वेशन है अपने पास क्या, μ0 N1 N2 पाई स्मॉल r² इंटू I डिवाइड बाई 2 कैपिटल R। अब इस इक्वेशन में I जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और इंड्यूस EMF इन मैग्नीट्यूड देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है।
तो ये जो इक्वेशन आई कि उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और सबकी वैल्यू पुट करते हैं डिफरेंशिएट करने के बाद। तो इक्वल टू लिखूंगा म्यू नोट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ n1 गिवन है आपको कितना 500, n2 है 200, पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं। ओके, और स्मॉल आर की जो वैल्यू है यहाँ से अगर देखें तो 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर 10⁻πr² करना है, -4 हो जाएगा। और डिवाइड में 2r यानी 2 इंटू आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। और यहाँ जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वेरिएबल क्योंकि आई था तो di/dt भी बनेगा ना। और यहाँ से अगर मैं di/dt की इक्वेशन फाइंड आउट करूँ तो 10 इंटू t-2 आएगा, 10 इंटू t-2, 10 इंटू t-2 और t इक्वल टू 1 सेकेंड की हो तो 10-2 यानी 8 बन जाएगा ना। तो dy/dt इक्वल टू आएगा 8। और इन सबको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो फाइनल जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा कि हमें ई जो इक्वल टू फाइंड आउट करना है वो 0.8 मिली वोल्ट निकलेगा। और आंसर जो ऑप्शन सवाल को पढ़े हैं तो सवाल में हमें मिली वोल्ट में आंसर फाइंड आउट करना है। और ये गिवन है 4/x, तो हमें पता करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो 4/x अगर लिखें तो 8/10 बनेगा यानी 4/5, तो जो x गिवन है सवाल में उसकी वैल्यू इक्वल टू 5 हो जाएगी। सही, तो इसलिए आंसर आएगा x इक्वल टू 5। ना क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आपके सामने है, ये अगेन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से रिलेटेड सवाल है, सिंपल सवाल है। हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो पहले तो पता करें टॉर्क होता क्या है। टॉर्क इक्वेशन होती है टॉर्क वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, जहाँ एफ तो क्या फोर्स है और आर जो है पोजीशन ऑफ फोर्स है विथ रिस्पेक्ट टू टॉर्क पॉइंट। तो फोर्स वेक्टर आपको गिवन है एफ वेक्टर इक्वल टू i k प्लस 2j k प्लस 3k, ये फोर्स है। और एक्ट एट अ पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है उसकी पोजीशन गिवन है 4ik प्लस 3jk माइनस kk एंड मैग्नीट्यूड टॉर्क अबाउट द पॉइंट ik प्लस 2jk प्लस kk हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर जो होता है, तो जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, ये फोर्स वाला पॉइंट है ए, और ये ओ वाला वो पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में आपको टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो जो आर वेक्टर होता है वो डायरेक्शन वाइज अगर देखें तो पॉइंट ओ से ए की तरफ होता है, ये डायरेक्शन होगा आर वेक्टर का। तो मैं आर वेक्टर जब फाइंड आउट करूंगा तो पोजीशन ए में से पोजीशन बी को सब्ट्रैक्ट करके आर वेक्टर फाइंड आउट करूंगा। तो पोजीशन ए गिवन था हमें 4ik प्लस 3jk माइनस kk, और ये जो ओ पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है उसकी पोजीशन है ik प्लस 2jk प्लस kk। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3ik प्लस jk और माइनस का 2kk, ये आर वेक्टर हो गया। तो टॉर्क वेक्टर इक्वल टू लिखूंगा आर वेक्टर 3ik प्लस jk माइनस का 2kk का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, फोर्स वेक्टर जो कि ik प्लस 2jk प्लस 3kk। फिर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट वे से तो ये 7ik माइनस 11jk प्लस 5kk आएगा। और यहाँ से अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, रूट में 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये रूट में 195 आएगा। और अगर हम सवाल को पढ़े तो उसने बोला कि जो टॉर्क है वो रूट एन एक्स के इक्वल है न्यूटन मीटर में, तो 195 इसका आंसर होगा। ना क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके सामने, ये मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है। इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी स्कैटर्ड फ्रॉम द टारगेट हैविंग एटॉमिक स्पेसिंग ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, फर्स्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी अकर एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, देन ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइंड आउट करना। तो रिलेशन जो होता है अगर फॉर्मूला लिखें तो होता है 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, ये रिलेशन होता है जहाँ डी क्या है, स्पेसिंग एटॉमिक स्पेस जो डायग्राम से अगर देखें तो ये एटॉमिक स्पेस होती है, एटम है, दूसरा एटम है, ये गैप होता है स्मॉल डी के इक्वल। ओके, ये डेविसन जर्मल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सवाल है ना। 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, लेमडा जो है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू होता है h/p, यानी लेमडा इक्वल टू लिखूंगा h/p, p को लिखूंगा रूट में 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और फिर काइनेटिक एनर्जी को भी अगर हम लिखें तो h/रूट में 2m/q
इंटू वी, जहाँ वी क्या वोल्टेज है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सब पता है, सबकी वैल्यू पुट करेंगे, एच की वैल्यू पुट करेंगे, तो जो लेमडा आता है वो रूट में 150 अपॉन वी, और वी को आपको वोल्ट में रखना है, इन वोल्ट, और जो लेमडा की यूनिट होंगी वो एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। सही है। अब इसने पहले से कहा है कि फर्स्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी, इसके लिए मैं एन की वैल्यू 1 पुट करूँगा, तो अगर हम आगे कंटिन्यू करें इसको तो ये हो जाएगा 2d साइन टीटा, जहाँ टीटा कितना गिवन है आपको 60 डिग्री, तो ये इंटू √3/2 हो जाएगा इक्वल टू लेमडा, और लेमडा को लिखूँगा रूट में 150 डिवाइड बाई वी इन वोल्ट, और डी की वैल्यू भी, और ये जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम में, तो इंटू 10⁻⁻10, और यहाँ से सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू डी, और डी की वैल्यू भी गिवन है आपको 10⁻⁻10 इंटू √3/2 इक्वल टू हो जाएगा रूट में 150 डिवाइड बाई वी इंटू 10⁻, रूट के बाद 10⁻⁻10, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से v इक्वल टू होगा रूट में v की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो 150/3 हो जाएगा, यानी v इक्वल टू होगा 50 वोल्ट। तो फिर एनर्जी क्या होनी चाहिए, अगर आपको वोल्टेज पता है तो एनर्जी को लिख दूंगा मैं E इंटू वी, यानी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसमें पूछा है कि एनर्जी फाइंड आउट करना इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर आ जाएगा 50। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके सामने, ये अगेन मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड सवाल है। पार्टिकल जिसका मास गिवन है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, स्मॉल एम मास है पार्टिकल का, ये मैं सपोज करें यू स्पीड से मूव कर रहा है, और ये कोलाइड करता है हाइड्रोजन एटम जो इनिशियली रेस्ट में, ओके, और ग्राउंड स्टेट में। आगे लिखा हुआ इसने, सून आफ्टर कोलिजन पार्टिकल कम टू रेस्ट एन एटम रिकॉल्स एंड गोज टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फाइनली अगर देखें तो पार्टिकल तो रेस्ट में आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल v1 इक्वल टू 0 हो गई, और एटम जो है मूव करना स्टार्ट कर गया, इसकी स्पीड में v2 मान लेता हूँ। इस पूरे प्रोसेस में हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। मान लो कि इसका मास कैपिटल एम है एटम का, तो मैं स्मॉल एम इंटू यू इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल लिखूंगा कैपिटल एम इंटू v2, और इसको मैं p के इक्वल लिख देता हूँ। p बोले तो लीनियर मोमेंटम हो, ओके, m इंटू यू या फिर m इंटू v2 जो भी होगा वो लीनियर मोमेंटम होगा। हम जानते हैं कि कोलिजन प्रोसेस में जब हाइड्रोजन एटमिक कोलिजन होता है तो उस केस में जो भी एनर्जी लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो कन्वर्ट हो जाता है क्या, किसी एटम को एक्साइट करने की एनर्जी में। तो सबसे पहले मैं लॉस को कन्वर्ट करता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल। इनिशियल ओनली पार्टिकल के पास थी तो इसको p² स्मॉल m लिख सकता हूँ, जहाँ p लीनियर मोमेंटम है, और फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाइड्रोजन एटम के पास है, क्योंकि पार्टिकल तो रेस्ट में आ चुका है, तो इसको p² कैपिटल M लिख दूंगा। और यहाँ से अगर मैं p² स्मॉल m को कॉमन लूँ तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, और हमें फाइंड आउट करना है क्या कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल अगर n/4 है तो इनकी वैल्यू क्या होगी। तो ये जो p²/2m है वही एक तरह से देखा जाए तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको मैं E की इक्वल ले लेता हूँ, तो लॉस जो होगा काइनेटिक एनर्जी का वो इक्वल टू E इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M हो जाएगा। और ये जो लॉस है वो एक तरह से इस एटम को एक्साइट करने वाली एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा है, इसका मतलब ग्राउंड से फर्स्ट का मतलब n=2, और वो एनर्जी का जो गैप होता है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सही, इक्वल टू लिख दूंगा मैं E ब्रैकेट में 1 माइनस स्मॉल m आपको गिवन है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c², तो 200 मेगा होता है 10⁶, और कैपिटल M गिवन है 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c², गीगा होता है 10⁹। तो यहाँ से अगर E की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 10.2 डिवाइड बाई 0.8 यानी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, जो कि n/4 की इक्वल है, और इसको इंटू 4 करेंगे तो n की वैल्यू 51 की इक्वल आएगी। ये इसका आंसर होगा। ना क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके सामने, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सवाल है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें 2 लेंस होते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आई लेंस होता है, नियर आई। ये ऑब्जेक्ट है वो जो यहाँ से सपोज u0 डिस्टेंस पर, और ये जो लेंस इसका फोकस है f0 और इस वाले का फोकस है fe। सही, इमेज बनाएगा जो कि रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी, इसको मैं I1 मान लेता हूँ।
और ये इमेज यहाँ से वी नोट डिस्टेंस पर होगी। ये इमेज I1 इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगी और इसकी डिस्टेंस यहाँ से UE की इक्वल है। और ये फाइनली वर्चुअल इमेज बनाएगा जो कि इन्वर्टेड होगी और ये डिस्टेंस हो जाती है V। और ये जो गैप इन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस वो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, जो L इक्वल टू हो जाएगा V नोट प्लस UE। हमें जो वैल्यूज़ गिवन है F नोट इक्वल टू गिवन है 1 सेंटीमीटर, F इक्वल टू गिवन है हमें कितना 5 सेंटीमीटर, और L इक्वल टू भी गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर। और साथ में एक हिंट गिवन है कि जो आई है वो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी हमें U नोट फाइंड आउट करना है एट विच द स्ट्रेन ऑन आई इज मिनिमम। मिनिमम से मिनिमम स्ट्रेन हो, इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि जो फाइनल इमेज ये होगी, ये वाली इमेज, इसको मैं I2 नाम दे देता हूँ, ये इन्फाइनाइट पे बनेगी। यानी VE की वैल्यू आपको पता लग चुकी, इन्फिनिटी होगी। तो इससे अगर हम लेंस फॉर्मूला लगाएं इस वाले लेंस के लिए तो FE आ जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर, जो कि पता है सही। तो ये इक्वल टू होगा UE के, यानी UE की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 5 सेंटीमीटर। और जो लेंथ वाला फॉर्मूला उससे मैं V नोट निकाल सकता हूँ, ये भी आएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, मुझे U नोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस वाले लेंस के लिए अगर मैं लेंस फॉर्मूले का यूज़ करूँ 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F, तो 1/V यानी 1/5 विथ साइन, माइनस माइनस प्लस 1/U नोट और इक्वल टू 1/1। तो 1/U नोट इक्वल टू होगा 1 माइनस 1/5, यानी U नोट इक्वल टू हो जाएगा 5/4। सही। और ये वैल्यू अगर देखें सवाल में आपको गिवन है N/40 सेंटीमीटर, तो यहाँ से स्मॉल n की वैल्यू आएगी 50। ओके, तो आंसर आ जाएगा 50।